रहीम। मैं आपका भाई एडवोकेट मोहम्मद एहसन विर्क आपसे मुखातिब हूँ। आज की इस वीडियो के अंदर हम स्मॉल शॉपकीपर्स के हवाले से जो SRO 1166 आया है 27/7/2026 को, उसके मुतल्लिक तफसील से बात करेंगे। उसके जो फ़ायदे हैं, जो ज़िम्मेदारियाँ हैं या उसमें जो अभी कुछ इबहाम है, इन सब को इस वीडियो के अंदर मैं आपसे तफसील से इसके ऊपर बात करूँगा। सबसे पहले अगर इसकी हम थोड़ी सी हिस्ट्री की बात कर लें तो आपको इल्म है कि FBR पिछले काफ़ी अरसे से ये ख्वाहिश रखता है कि वो दुकानदार हजरात जो कि प्रॉपर मुताबिक कानून टैक्स अदा नहीं कर रहे, उनके हवाले से हम कोई एक ऐसा मेकनिज़म वाज़िया करें जिसके तहत हम उन अफराद से ऑटोमेशन के ज़रिए या एक रीज़नेबल तरीके या एक ज़्यादा एग्रेसिव तरीके से हम टैक्स वसूल कर सकें। इसी के हवाले से अगर आपको याद हो, आज से 2-3 साल कबल एक दफ़ा सेल टैक्स एक्ट में तरमीम लेके आए थे। जो Tier 1 रिटेलर्स नहीं हैं, यानी कि अमूमी रिटेलर्स हैं जिनको हम Tier 2 वो में कह देते हैं, वैसे वो Tier 2 की कोई तारीफ़ लॉ में मौजूद नहीं है। लॉ में सिर्फ रिटेलर की तारीफ़ मौजूद है सेल टैक्स एक्ट में, और Tier 1 रिटेलर की तारीफ़ है। तो बेल वो रिटेलर जो Tier 1 रिटेलर नहीं है, उनके हवाले से वो लेके आए थे कि जनाब आप बिजली के बिल के अंदर इनसे टैक्स वसूल करेंगे 3000 रुपया पर बिल। काफ़ी शोर उठा उस टाइम पे, फिर गवर्नमेंट को बैकआउट जाना पड़ा। पिछले साल गवर्नमेंट इसके हवाले से ताजा 2 स्कीम लेके आई, जिसके हवाले से FBR ने बहुत एग्रेसिव कंपेन की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली चूँकि वो स्कीम उस तरह उसमें कोई फ़ायदा भी नहीं था, कुछ चीज़ें नहीं थी या बाकी मामला था, लेकिन बहुत बुरी तरह नाकाम हुई। अब इस दफ़ा फाइनेंस एक्ट 2026 के अंदर सबसे पहले FBR ने सेक्शन जो 99B है फाइनेंस एक्ट का, जो कि डील करता है कि स्पेशल प्रोसीजर फॉर स्मॉल ट्रेडर्स एंड शॉपकीपर्स को, उसके अंदर तरमीम की। उन्होंने जो बोर्ड को पावर्स दी, उसमें वो बोर्ड को पावर दी कि वो रेट एंड पेमेंट ऑफ टैक्स इंक्लूडिंग फिक्स टैक्स, फाइलिंग ऑफ रिटर्न और ऑडिट, जो स्मॉल शॉपकीपर्स या ट्रेडर्स के हवाले से है, तो बोर्ड इसके ऊपर जो है वो रूल्स या उसके ऊपर स्कीम या रूल्स वो दे सकता है। उसी तसलसल के अंदर बोर्ड ने SRO 1166 डेटेड 27/7/2026 जारी किया, जिसका उन्वान है स्पेशल प्रोसीजर फॉर स्मॉल शॉपकीपर्स, और जिसके तहत उन्होंने जो है दुकानदार हजरात के लिए जो एक नई स्कीम है जो मुतारफ़ करवाई है, जो आज हमारा असल मौजू है। सबसे पहले तो मैं गुजारिश करूं, जो इसके अंदर एक बहुत बड़ा इबहाम है, कुछ इबहाम तो आगे चल के मैं टॉपिक वाइज भी आपसे डिस्कस करूंगा, लेकिन जो बहुत बड़ा इबहाम है कि ना तो इस SRO के अंदर कोई तारीफ दी गई है किसी भी चीज़ की, शॉपकीपर की, रिटेलर की, ट्रेडर की, Tier 1 की, POS की, डिजिटल इनवाइसिंग की, या डिफॉल्ट सरचार्ज की, या पेनल्टी की, या किसी किस्म कोई तारीफ नहीं दी गई। और ना ही कम अज़ कम कोई रेफर ही किया गया है कि अगर यहाँ पे तारीफ नहीं दी गई तो ये तारीफ आप कहाँ से ले सकते हैं। क्योंकि अगर आप वर्ड शॉपकीपर को देखें तो वर्ड शॉपकीपर ना तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में किसी जगह पे डिफाइन है, ना ये सेल टैक्स एक्ट के अंदर किसी जगह पे डिफाइन है। सेल टैक्स एक्ट में आपको तारीफ मिल जाएगी रिटेलर की, डिस्ट्रीब्यूटर की, होलसेलर की, मैं आगे जाकर उसकी तफसील आगाह करूँगा इंशाल्लाह। और इनकम टैक्स में आपको तारीफ मिल जाएगी ट्रेडर की। लेकिन इस SRO के अंदर जो एक नया वर्ड शॉपकीपर यूज़ किया गया, ये पूरे सेल टैक्स एक्ट या इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में कहीं पे भी डिफाइन नहीं है, जो इसका एक बहुत बड़ा गैप है कि कौन लोग शॉपकीपर्स कहलाएंगे या नहीं कहलाएंगे। अब जब कोई तारीफ मौजूद नहीं, तो फिर जो इंटरप्रिटेशन के रूल्स हैं उसके तहत हमें जो इसके डिक्शनरी मीनिंग या जो इसके कॉमन सेंस के कॉमन जो रवाज के अंदर इसके मीनिंग लिए जाते हैं, वो अब इसको अडॉप्ट करेंगे, उसके मुताबिक हम उसके ऊपर बात करेंगे। तो एक तो ये बहुत बड़े इबहाम है, और कुछ इबहामात में इंशाल्लाह आगे टॉपिक वाइज जब चलूँगा तो वो चीज़ें आपके सामने कोट करता चलूँगा इंशाल्लाह। अच्छा, अब उन्होंने कहा कि जी ये जो स्पेशल प्रोसीजर फॉर स्मॉल शॉपकीपर्स है, ये वो लोग ले सकते हैं, नंबर 1 वो इंडिविजुअल हो। इंडिविजुअल हम कहते हैं नेचुरल पर्सन को, जो आर्टिफिशियल पर्सनस हैं, बॉडी कारपोरेट्स हैं, जिससे AOP कंपनीज वो इसमें नहीं आती, यानी कि वो इस स्कीम को नहीं ले सकती। ये नेचुरल पर्सन जो है, जो प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस जिसको हम उर्फ़ आम में कहते हैं, सिर्फ वो इसके अहल होंगे, पहली शर्त। दूसरी शर्त ये है कि जो उनकी जो मेन इनकम है वो थ्रू रिटेल शॉप्स हो।
अब मेन इनकम की आप जो मिनिमम तारीफ कॉमन सेंस की कर सकते हैं कि उसकी कम अज़ कम 50.1% जो इनकम है, जो मेजर सोर्स इनकम है, वो शॉप से आनी चाहिए। हालांकि इसको थोड़ा सा डिफाइन कर देते तो ज़्यादा अच्छा होता और उसके हवाले से अकॉर्डिंगली बेहतर हो जाता। तीसरी शर्त ये है कि जो इनका सालाना टर्नओवर है इन शॉपकीपर्स का, वो सालाना टर्न 20 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बल्कि आगे ये भी लिखा है कि पिछले 3 साल में भी कभी 20 करोड़ से आगे वो एक्सीड ना हुआ हो। तो ये वो इंडिविजुअल जो शॉपकीपर के तौर पे बिज़नेस कर रहे हैं, उनका जो सालाना टर्नओवर 20 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, उनकी मेन सोर्स ऑफ इनकम जो है वो शॉप से है, तो वो अहल है कि वो इस स्कीम के तहत अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएं। सबसे पहले बात ये भी कि ये स्कीम वॉलंटरी है, रज़ा कराना है, आप पे लाजिम नहीं है। अगर आप इसको लेने की बजाय आप रेगुलर रिटर्न फाइल करें तो आप पे कोई कानूनन कोई आपके लिए कोई पाबंदी नहीं है कि आपने स्कीम को ज़रूर लेना है। और इसके अंदर बहुत सारे नफ़ा या नुकसानात या नफ़ा या कुछ पाबंदियां हैं जो मैं आगे डिस्कस करता हूं। तो हर ट्रेडर को शायद ये वीडियो देखने के बाद इल्म हो कि उसका केस किस कैटेगरी में फॉल करता है और उसको कौन सी चीज़ बेनिफिशियल है और कौन सी चीज़ बेनिफिशियल नहीं है। क्योंकि ये स्कीम में कुछ जो ट्रेडर्स हमारे हैं या शॉपकीपर्स हमारे हैं, उनके ऊपर आप देखेंगे कि अजाफी ज़िम्मेदारियाँ भी आयद हो जाती हैं। हालांकि लॉ में उसमें उनको ऑलरेडी शायद उससे रिड्यूस रेट पहले भी कुछ को मौजूद है, वो मैं आगे जाके डिटेल से तरतीब में इंशाल्लाह उस पर बात करता हूँ। अच्छा जी, अब उन्होंने ये भी इसके अंदर ही मेंशन किया कि कौन लोग हैं जो ये स्कीम नहीं ले सकते शॉपकीपर होने के बावजूद। उसमें जो नंबर 1 है कि वो इंडिविजुअल जिनका सालाना टर्नओवर 20 करोड़ से ज़्यादा है। नंबर 2 उन्होंने कहा वो शॉपकीपर जो एक से ज़्यादा दुकानों के मालिक हैं, यानी कि इसमें जो चेन स्टोर्स हैं वो स्पेशली, चाहे वो एक नाम से हो या मुख्तलिफ नामों से हो, ला इसमें लिखा तो नहीं हुआ, लेकिन अपेरेंट यही है कि अगर आपकी एक शॉप से ज़्यादा शॉप्स होंगी, और ये हमारे पास क्वेरी आई कि जब हम ऑनलाइन रिटर्न फाइल कर रहे हैं अब शॉपकीपर्स वाली, तो अगर किसी के बिज़नेस नेम बिज़नेस NTN पे दो जो एड्रेस अपडेट हैं किसी एक बिज़नेस के, या दो बिज़नेस दो मुख्तलिफ नामों से अपडेट हैं, तो सिस्टम कह रहा है कि जी आप इसके एलिजिबल नहीं हैं। तो उसके पीछे बेसिकली रैशनल यही है कि वो एक से ज़्यादा दुकानों के मालिक ना हो, एक से ज़्यादा दुकानों के मालिक होंगे तो वो ये स्कीम अवेल नहीं कर सकते। नंबर 3 ये है कि जो टीयर 1 रिटेलर्स हैं, जो सेक्शन 2 सबसेक्शन 43A सेल टैक्स एक्ट 1990 में है। टीयर 1 रिटेलर्स आपको पता है कि वो रिटेलर्स हैं जो एक से ज़्यादा चेन स्टोर हो, किसी AC शॉपिंग मॉल में हो, उनके यूटिलिटी बिल सालाना 12 करोड़ से ज़्यादा हो, उनका टर्नओवर सालाना 20 करोड़ से ज़्यादा हो, तो वो जो रिटेलर्स हैं वो टीयर 1 रिटेलर्स हैं, और वो टीयर 1 जो रिटेलर्स हैं वो इस स्कीम के अवेल करने के एलिजिबल नहीं है। जो ज्वेलरी के ट्रेडर्स या शॉपकीपर या दुकानदार हैं वो भी स्कीम को, चाहे उनका टर्नओवर कम हो या ज़्यादा, वो हासिल नहीं कर सकते। प्रोफेशनल सर्विसेज, डॉक्टर, इंजीनियर, वकला वगैरह के मतलब कैटेगरी लिखा गया कि वो भी स्कीम को हासिल नहीं कर सकते। पहले जो ताजर दो स्कीम थी उसकी बुनियाद ट्रेडर के ऊपर थी, ट्रेडर में सर्विस प्रोवाइडर आते नहीं थे। तो अब अगर इसकी बात करें और मैं प्रोफेशनल सर्विसेज को हम निकाल दें जो कि एक्सक्लूड किया गया है, तो दीगर सर्विस प्रोवाइडर जैसे दर्जी हो सकते हैं, ब्यूटी पार्लर्स हो सकते हैं, या इस नेचर के दीगर जो सर्विस प्रोवाइडर हैं वो इसको ले सकते हैं, क्योंकि वो प्रोफेशनल सर्विसेज के अंदर फॉल नहीं करते। अच्छा जी, इसका जो उन्होंने कहा कि जो प्रोसीजर का इतलाक है वो सिर्फ जो आपकी शॉप की आमदन है सिर्फ उसके ऊपर होगा। शॉप के अलावा अगर आपकी कोई दीगर आमदन है तो उसके ऊपर आपको अलहदा से टैक्स अदा करना है। जो इसकी रिटर्न डिज़ाइन की गई है उसके अंदर भी जो अदर इनकम है उसका एक कॉलम दिया गया है। मैं इस वीडियो की रिकॉर्डिंग के लिए हम उसको ज़रा देख रहे थे सिस्टम के ऊपर, तो जिस केस को हमने देखा तो वहाँ पे वो अदर इनकम की ऑप्शन को ओपन ही नहीं था कर रहा। अच्छा, ये भी मुमकिन है कि वो उसको तब ओपन करे अगर मेरे पास कोई प्रॉफिट एंड डेट, मेरे पास कोई प्राइस बॉन्ड, मेरे पास कोई अदर कोई ऐसा सोर्स ऑफ इनकम हो जो कि रेंट हो सकता है, जो कि ऑलरेडी सिस्टम पे रिपोर्टेड और सिस्टम फिर उसको ओपन करे। ये भी एक लॉक हो सकता है और ये टेक्निकल ग्लिच भी हो सकता है, क्योंकि लॉ ने कहा है कि आपका मेन सोर्स ऑफ इनकम शॉप से हो, लेकिन 49.99% तक मेरी कोई दीगर इनकम भी है तो तब भी मैं स्कीम का अहल भी हूँ। वो वाली इनकम अलहदा से टैक्सेबल होगी जो अदर देन शॉप्स होगी, और शॉप वाली इनकम अलहदा से टैक्सेबल होगी। तो सिस्टम पे ये कैसे इफेक्ट आएगा, तो हमने रिटर्न में इसको देखने समझने की कोशिश की, लेकिन जिस को हमने ओपन किया तो वहाँ पे हमारे तमाम उसको चेक करने के बावजूद
उसका कॉलम मौजूद है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स वाला, लेकिन जो है उसको वो ब्लॉक किया हुआ है कि वो ओपन नहीं हो रहा। तो इसको बहरहाल एफबीआर को देख लेना चाहिए। लेकिन लॉ यही है कि जनाब अगर आपकी दीगर आमदन भी है तो उसके ऊपर आप दीगर टैक्स अदा करेंगे जो रेगुलर टैक्सेस हैं, और 49.99 से ज़्यादा आप वो इनकम क्लेम नहीं कर सकते। जो मेन इनकम शॉप की है उसके ऊपर आपका जो है वो टैक्स इस स्कीम के तहत अदा होगा, और कैसे अदा होगा वो हम आगे बात करते हैं। अच्छा जी, उन्होंने कहा कि वो रिटेलर्स जो 2025 की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर चुके हैं वो भी स्कीम में आ सकते हैं। उसके ऊपर उनकी दो शर्तें हैं कि जनाब एक तो उनका काबिल अदा टैक्स जो है वो 2025 से कम ना हो, और दूसरा उन्होंने अपने कारोबार को सिर्फ ये स्कीम हासिल करने के लिए दोबारा तकसीम या रीनेम ना किया हो, यानी कि पता चले कि आपका असल बिजनेस तो इस स्कीम में फॉल नहीं था करता, तो आपने सिर्फ ये स्कीम के तहत बेनिफिट हासिल करने के लिए आपने अपना बिजनेस नेम या उसको चेंज किया है या उसको नया एनटीएन लिया है या कुछ किया है, तो उस सूरत में अगर अब ये आइडेंटिफाई हो जाता है तो साफ ज़ाहिर है कि आप इस स्कीम से आउट हो जाएंगे। लेकिन अगर अदरवाइज़ आप इसमें बाकी किसी आपने ऐसी कोई यानी कि इसको अटेम्प्ट नहीं की, इसको उस लॉ को बाईपास करने की, और आप इसके ऊपर कह लें कि लीगल राइट रखते हैं आप इस स्कीम के तहत रिटर्न फाइलिंग का, तो 2025 के रिटर्न फाइल होने के बावजूद आप ये स्कीम ले सकते हैं। सिर्फ ये है कि आपको 25 से ज़्यादा इसका टैक्स अदा करना है। रजिस्ट्रेशन के लिए उन्होंने कहा कि जी आप आयरिस के वेब पोर्टल पे जाके इसकी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, इसका लिंक आ चुका हुआ है। आप शॉपकीपर की एक अलहदा से मोबाइल एप्लीकेशन पे भी ऑप्शन आ चुकी है, वहाँ से भी इसको रजिस्टर्ड करवा सकते हैं, और आप अपने जो नज़दीकी टैक्स ऑफिस वहाँ पे विज़िट करके इसके रजिस्ट्रेशन के लिए एफबीआर से मुआवनत भी हासिल कर सकते हैं। वॉलंटरी स्कीम है, आप चाहें अवेल करें चाहे ना करें, दोनों सूरतों में रिटर्न फाइलिंग आपकी ज़िम्मेदारी है। तो स्कीम में आना ना आना आपकी चॉइस है। इसका जो उन्होंने कहा कि जी टैक्स रेट जो है ये अगर आप इसकी रिटर्न भी देखें तो बड़ी सिंप्लीफाइड है, सेल, परचेज, एक्सपेंस और नेट प्रॉफिट। तो उन्होंने कहा कि जी जो आपका टर्नओवर है उसका 1% जो है वो ग्रास अमाउंट का जो 1% है वो आपका टैक्स होगा। अगर आपका कोई टैक्स एडवांस में अदाशुदा है तो वो इसमें एडजस्ट हो सकता है, लेकिन ये जहन में रखें कि एडवांस अदाशुदा टैक्स से मुराद सिर्फ और सिर्फ वो वाले टैक्सेस होंगे जो एडजस्टेबल है। आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी थी साल में, कोई गाड़ी खरीदी थी साल में, कोई आपका अदरवाइज इस तरह का एडजस्टेबल टैक्स था, अगर आपका कहीं पे 153(1)(a के तहत टैक्स विदहेल्ड हुआ है तो आपको पता है कि 153(1)(a का टैक्स मिनिमम टैक्स है, तो मेरी हम्बल सबमिशन में वो ज़्यादा से ज़्यादा कवर करेगा भी। तो आपके वो जो है जो इसको कह ले कि जितना टर्नओवर पे वो एडवांस टैक्स विदहेल्ड हुआ होगा उस हद तक करेगा, क्योंकि इस स्कीम के अंदर ऐसी कोई प्रोविजन जैसे कि अगर आपको इल्म हो कि जो हमारी जो है अपना एसएमई स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज जो स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स के लिए स्कीम है 100E के अंदर, तो उसके जो रूल्स हैं वहाँ पे लिखा हुआ है कि उनके जितने भी एडवांस विद होल्डिंग टैक्सेस हैं चाहे वो कोई भी हो 153 या दूसरे, तो वो एडजस्टेबल हो जाते हैं। तो इस स्कीम में ऐसी कोई प्रोविजन नहीं दी थी कि अगर आपका 153(1)(a विदहेल्ड हुआ है तो वो मिनिमम ही रहेगा, अपनी सीट की हद तक रहेगा। बाकी जो आपका टर्नओवर है उसके ऊपर आपको 1% टैक्स देना है। उन्होंने कहा कि जी अगर आप स्कीम में आते हैं और आप अपने विद होल्डिंग्स को एडजस्ट करते हैं, उसके बाद अगर आपका विद होल्डिंग रिफंड में बच भी जाता है तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा। और दूसरा ये है कि अगर आपकी विद होल्डिंग एडजस्ट होने के बाद अगर आपकी कोई टैक्स लेबिलिटी नहीं भी बनती तब भी आपको इस स्कीम के साथ कम अज़ कम 25,000 रुपया फिर भी अलहदा से कैश में चलान पे करना है। कैश से मुराद कैश या बैंक से, लेकिन एक अलहदा चलान आपने पे करना है। सिर्फ ये है कि जो सेक्शन 113 का रेगुलर रेट है 1.225% वो इस पे नहीं लगेगा। यहाँ पे हमें जानना ये है कि हमारे बहुत सारे जो बिजनेसेस हैं शॉपकीपर्स के, ट्रेडर्स के, डिस्ट्रीब्यूटर्स के, होलसेलर्स के, क्योंकि मेरी हम्बल सबमिशन में पहले तो ये भी मैं क्लियर कर दूं कि मेरी हम्बल सबमिशन में शॉपकीपर के अंदर जो यहाँ पे मौजूद कंसेप्ट है उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटर भी आएगा अगर वो दुकान से माल बेच रहा है, होलसेलर भी आएगा दुकान से माल बेच रहा है, रिटेलर भी आएगा अगर वो दुकान से माल बेच रहा है। और इसकी तस्दीक आगे जाके जब हम पीओएस वाली बात करेंगे उसमें इसको मज़ीद वजाहत करूँगा। तो अब जो आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, आपके होलसेलर्स हैं, तो इसके ऊपर सेकंड शेड्यूल इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर
बहुत सारी जो ट्रेडर जो होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके लिए रिड्यूस रेट जो पहले 25 होता था 24D या 24C क्लास है सेकंड शेड्यूल की इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की, तो वो इस दफ़ा 5 किया गया है। तो अब वहाँ पे उनके लिए 5 रेट है, लेकिन इस स्कीम के अंदर अगर वो आएंगे तो उनको 1% देना है। अगर आप नॉर्मल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें तो आपके 10 करोड़ पे तक के टर्नओवर के ऊपर कोई मिनिमम इनकम टैक्स 113 का लागू ही नहीं होता। लेकिन इस स्कीम के अंदर जब आप आएंगे तो आपको 113 का तो मिल गया, इस्तिस्ना के 100 नहीं लगना। लेकिन इस स्कीम का अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ 4 करोड़ 6 करोड़ भी है तो आपको उसके ऊपर 1% टैक्स आपका जो है मिनिमम टैक्स अदा होना है, स्कीम के तहत टैक्स अदा होना है। और वो यानी कि अब आपने ये कंपेयर करना है कि मेरा टर्नओवर कितना है, 10 करोड़ से कम है, 9 करोड़ है, इस स्कीम के तहत 9 लाख जमा होगा। 9 करोड़ से ज़्यादा है तो यानी कि 9 करोड़ में अगर मैं नॉर्मल रिटर्न में चला जाता हूँ तो फिर मेरा कुछ भी जमा नहीं होना। अगर मेरा 14 करोड़ टर्नओवर है और मैं वो जो सेकंड शेड्यूल में वो डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर है जिनके रिड्यूस रेट है उनमें फाल करता हूँ तो मेरा 0.5 जो है वो जमा होना है टर्नओवर टैक्स। इस स्कीम में आऊँगा तो मेरा 1% टैक्स जमा होगा। तो आपने अपने आइटम के एतबार से, आपने अपने स्टेटस के एतबार से कि आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं, होलसेलर या रिटेलर हैं, तो आप कंपेयर कर लें कि आपको नॉर्मल रिटर्न में टैक्स ज़्यादा लग रहा है कि आपको इस रिटर्न में टैक्स ज़्यादा लग रहा है। उसके मुताबिक आप देखें कि आपको कौन सी रिटर्न फाइल करना इसके ऊपर ज़्यादा सूटेबल है। उससे अगली गुजारिश जो है वो 25,000 की मैंने बात कर दी कि आपने कम से कम नकद अदा करना ही करना है, चाहे आपका तमाम विद होल्डिंग एडवांस टैक्स एडजस्ट भी हो जाए, रिफंड मिलेगा नहीं और 25,000 आपने अदा करना ही करना है। अब इस स्कीम के अंदर जो एक इंसेंटिव देने की कोशिश की गई वो ये है कि जी आपका अमूमी तौर पर ऑडिट नहीं होगा, यानी कि आपको कुल्लो हम ऑडिट से इस्तिस्ना इन शॉपकीपर्स को नहीं दिया गया। उन्होंने कहा जी अमूम में ऑडिट नहीं होगा। अगर महकमे के पास कोई इन्फॉर्मेशन होती है कि आपकी कोई नुमाया या गैर मामूली ट्रांजैक्शन है या आपने कोई कीमती एसेट्स खरीदे हैं और या आपने इस स्कीम को टैक्सेस से बचने के लिए, जिस तरह मैंने पहले कहा कि आप उसको रीनेम करके या तकसीम करके आपने स्कीम में आने की कोशिश की है, तो फिर वह है जी ट्रेड एसोसिएशन से मशावरत करके वो आपके खिलाफ महकमाना कार्रवाई भी हो सकती है। अच्छा, ये जो मशावरत है ये मशावरत है, मशावरत का मतलब कहीं पे कंसेंसस नहीं है, इतफाक राय नहीं है। मशावरत में ये है कि अगर वो एक ट्रेड एसोसिएशन को जस्ट एक लेटर लिख लेते हैं, उनको बुला कहते हैं जी हम आपको बता रहे हैं या आपसे पूछ रहे हैं और बाद में डिसीजन अफसर नहीं करना है, तो मशावरत डजेंट मीन कि ये कोई कंसेंसस है। तो ये बहरहाल इस पर अमूमी तौर पर उनका ऑडिट नहीं होगा, लेकिन ऑडिट होने के महकमाना दीगर कार्रवाइयाँ होने के 150 दीगर कोई भी कार्रवाइयाँ होने के इसके अंदर चांसेस 122 होने के वो सारे एज इट इज़ मौजूद हैं। और लेकिन वर्ड अमूम के अंदर उन्होंने उसको एक कवर करने की कोशिश की कि जी हम यानी कि हैबिचुअली नहीं करेंगे, लेकिन बात इतनी है कि अगर हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन हो तो आपका हो सकता है ऑडिट भी और आपके दीगर महकमाना कार्रवाइयाँ भी हो सकती हैं। यानी कि अगर आपके बैंक अकाउंट ज़्यादा नहीं चलते, आपने प्रॉपर्टी को जायद नहीं खरीदी, आपने कोई बिजनेस तकसीम करके स्प्लिट करके आपने कोशिश नहीं की, तो फिर आप काफ़ी हद तक कह सकते हैं कि जी मुझे ऑडिट से इस्तिस्ना मिलेगा। जो इसकी रिटर्न फाइलिंग है उन्होंने एक सिंगल पेजर आसान फॉर्म दिया है, उसके साथ जो वेल्थ स्टेटमेंट अटैच है, इसमें नेक्चर 1 में तो अटैच नहीं है, लेकिन जो ऑनलाइन में अटैच है वो भी बड़ी मुख्तसर सी वेल्थ स्टेटमेंट अटैच है। उर्दू के अंदर भी ये मौजूद है और कहा गया जी इलाकाई ज़ुबानों में भी ये फॉर्म मिलेगा ताकि आप उसको फ़ाइल कर सकें। आप IRIS पे जाके या मोबाइल एप्लीकेशन से इसको फ़ाइल कर सकते हैं। जो एसेट का डिक्लेरेशन है मैंने गुजारिश की को बड़ा मुख्तसर जो उन्होंने कर दिया है। उन्होंने कहा जी आप फ़रोख्त, ख़रीद, अखराजात और मुनाफा के 4 कालम, मुनाफा तो ऑटो आ जाएगा, फ़रोख्त, ख़रीद, अखराजात के आप कालम फिल करेंगे। लेकिन मैं जब अब ऑनलाइन इस टाइम रिटर्न की देख रहा था तो वहाँ पर एक्सपेंस का कोई कालम नहीं है, हालांकि इसके साथ जो नेक्चर है वहाँ पे एक्सपेंस का कालम मौजूद है, वहाँ पे कोई कालम नहीं है। वो आपसे सिर्फ आपका टर्नओवर ले रहा है, आपकी परचेज ले रहा है और आपके टर्नओवर के मुताबिक आपका टैक्स कैलकुलेट कर रहा है। बल्कि हमने ये भी मुशाहिदा किया कि वो वाले टैक्सेस जो आपके MIS पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं वो उसका आपको ऑटो इफेक्ट दे रहा है। लेकिन अगर उसके अलावा कोई दीगर आपके विद होल्डिंग्स है तो आपको उसकी फीडिंग की वो विद होल्डिंग की वहाँ पे ऑप्शन दे रहा है। मुझे एक दोस्त ने कहा कि वहाँ पे मोबाइल के विद होल्डिंग वो एडजस्टेबल है, उसकी ऑप्शन नहीं है, तो उसको FBR को ज़रूर देख लेना चाहिए। उससे अगली गुजारिश है जी, उन्होंने कहा कि जी ये जो लोग हैं, ये शॉपकीपर्स हैं, ये 153(1)(a) के तहत विद होल्डिंग एजेंट नहीं बनेंगे परचेज़ के हवाले से। अच्छा, ये
अब बज़ाहिर लगता है कि ये बहुत बड़ा इंसेंटिव है, लेकिन अगर आप लॉ को पूरा पढ़ें तो जो क्लास है जी 115 पार्ट 4 सेकंड शेड्यूल, इसके तहत तमाम ट्रेडर्स को ये इस्तिस्ना पहले ही हासिल है। पहले ये 10 करोड़ तक था और इस फाइनेंस एक्ट 2026 में इसको बढ़ा के 20 करोड़ कर दिया गया है कि अगर आप ये स्कीम हासिल नहीं भी करते तो ये जो क्लास मैंने आपको रिपीट कर देता हूँ, क्लास 115 पार्ट 4 सेकंड शेड्यूल, इसके तहत जो है तमाम ट्रेडर्स को ये इस्तिस्ना हासिल है। अच्छा, इस क्लास के अंदर ना ट्रेडर की तारीफ भी है। उन्होंने कहा जी ट्रेडर की तारीफ वो होगी जो 24D क्लास पार्ट 2 सेकंड शेड्यूल में है, और वहाँ पे जो ट्रेडर की तारीफ है वो ये लिखी है कि फिर वही बात कि ये इंडिविजुअल के लिए, यानी कि एओपी कंपनी को ये इस्तिस्ना नहीं मिलेगा और एओपी कंपनी को तो ये स्कीम भी नहीं मिलनी। दूसरा ये है कि सेलिंग एंड बाइंग सेम गुड्स, कि खरीदते भी वही हों और बेचते भी वही हों। अच्छा, यहाँ पे अब फ़र्क आएगा कि अगर कोई मैन्युफैक्चरर कम रिटेलर है तो वो एक अलग सा सवाल है, दोस्तों ने किया भी है, पूछा भी है, आपके जहन में भी आएगा। तो मैन्युफैक्चरर कम रिटेलर, तो अगर हम रिटेलर की तारीफ को सेल टैक्स एक्ट में पढ़ें तो वहाँ पे मैन्युफैक्चरर कम रिटेलर और जो है ना इम्पोर्टर कम रिटेलर का तस्वर रिटेलर की तारीफ में मौजूद है, लेकिन वहाँ पे सिर्फ इतना कहा गया कि अगर कोई मैन्युफैक्चर कम रिटेलर है या इंपोर्टर कम रिटेलर है तो वो अपने होलसेल के रेट और रिटेल के रेट अलग-अलग डिफाइन करेगा। तो अगर आपको मैन्युफैक्चर कम रिटेलर है तो वो बहरहाल इस क्लास का शायद फ़ायदा ना उठा सके, उसको अगर फ़ायदा लेना है तो शायद स्कीम में जाना पड़े, क्योंकि स्कीम के अंदर ये है कि अगर कोई बंदा मैन्युफैक्चर और मैन्युफैक्चर की तारीफ मिठाई की दुकान ले लें, आप बेकरी की दुकान ले लें, और इस तरह बेशुमार छोटे छोटे रिटेलर्स हैं, शॉपकीपर्स हैं, यानी कि जो बाकायदा शॉपकीपर्स हैं लेकिन वो चीज़ें जो बेचते हैं वो खुद बना के बेचते हैं। तो शॉपकीपर्स के अंदर वो ट्रेडर वाली तारीफ उन्होंने लागू नहीं की कि आपने सेम गुड्स खरीदनी है, सेम बेचनी है। शॉपकीपर के अंदर जिस तरह आप फोटो कापी की मशीन है, आप ब्यूटी पार्लर है, तो आप उसके अंदर वो चीज़ें खरीद कुछ रहे हो सकते हैं और वहाँ पे आप अपनी जो सर्विसेज या अपनी सेल्स हैं वो कुछ और भी दे रहे हो सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप ट्रेडर हैं तो फिर ये क्लास आपको उस पर सपोर्ट करेगी जो मैंने आपको बताई सेकंड शेड्यूल की। तो उन्होंने कहा कि जी ट्रेडर वो इंडिविजुअल हो, सेलिंग एंड बाइंग सेम गुड्स कर रहा हो, और इनके अंदर जो है इंक्लूडिंग है रिटेलर और होलसेलर, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर को इस क्लास का इस्तिस्ना हासिल नहीं होगा। इस स्कीम के अंदर जो स्कीम हम इस टाइम स्मॉल शॉपकीपर्स की देख रहे हैं, मेरी हम्बल सबमिशन में इसमें जो छोटे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो आ सकते हैं, होलसेलर आ सकते हैं। और वो क्यों आ सकते हैं, अगर आप इसके अंदर पढ़ें जो क्लास हमारी है जिसमें लिखा है कि जी जो लोग स्कीम में रजिस्टर्ड होंगे उनको पीओएस और डिजिटल इनवाइसिंग से इस्तिस्ना होगा। तो मेरा सवाल सादा सा है कि अगर ये सिर्फ छोटे रिटेलर्स के लिए है तो फिर वो रिटेलर्स तो टियर 1 की तारीफ के मुताबिक लायबल टू सेल टैक्स रजिस्टर्ड ही नहीं है, और उनके ऊपर तो पीओएस लगना ना लगना, डिजिटल इनवॉइसिंग होना ना होने का कोई माना मफहूम या उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो यहाँ पे चूँकि इस तरह इसको वसी रखा गया है शॉपकीपर की तारीफ को कंसेप्ट के अतबार से कि हर बंदा जो अपनी शॉप से बेच रहा है, चाहे वो होलसेल बेचे, डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पर बेचे या रिटेल बेचे, तो अगर वो 20 करोड़ तक भी है तो छोटा होलसेलर है, छोटा डिस्ट्रीब्यूटर है, तो वो सेक्शन 14 सेल टैक्स एक्ट के तहत वो सेल टैक्स रजिस्टर्ड ज़रूर करवाएगा, सेल टैक्स के तकाजे वो लहदा पूरे करेगा, इनकम टैक्स के लिए वो स्कीम को हासिल कर लेगा, और स्कीम को हासिल करने से उसके ऊपर पीओएस की और डिजिटल इनवाइसिंग की जिम्मेदारी आयद नहीं होगी। टर्नओवर टैक्स उसका 1% हो जाएगा, 153 का वो विद होल्डिंग एजेंट नहीं बनेगा, और उसको जो एक प्लेट मिलेगी कंप्लेंट और कंप्लायंट जो टैक्स पेयर की, वो आगे हम देखते हैं, तो उसका भी उसको एक फ़ायदा हासिल होगा। तो इस सारे सिनेरियो में आप देखें कि आपके केस में आप किधर फॉल करते हैं और आपको अपने फ़ायदे और जिम्मेदारियों के साथ आप उसको देख सकते हैं। उन्होंने कहा जी जो शख्स, जो शॉपकीपर्स ड्यू जो इसकी रिटर्न फाइलिंग डेट तब तक इसको हासिल नहीं करते तो उनको डिफ़ॉल्ट से चार्ज लगेगा। अच्छा, डिफ़ॉल्ट से चार्ज का कोई यहाँ पे कंसेप्ट समझ नहीं आया। डिफ़ॉल्ट से चार्ज का जो हमेशा से नेक्सस होता है वो पेमेंट से होता है। अगर तो ये कहते हैं कि जनाब वो जो इस स्कीम को हासिल नहीं करेंगे तो जब वो रिटर्न फाइल करेंगे तो उनका जो टैक्स ड्यू होगा उस पर डिफ़ॉल्ट से चार्ज लगेगा, 205 का रेट या कोई इस पर अपना रेट देते, वो अलग बात थी, फिर तो बात समझ आती। तो ऊपर उन्होंने टॉपिक जो इसका डिफ़ॉल्ट से चार्ज रखा है, नीचे वर्ड उन्होंने पेनल्टी यूज़ किया, और पेनल्टी के ऊपर भी कोई मैकेनिज्म नहीं दिया कि जी 114 का नोटिस देंगे, 182 का देंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। उन्होंने सिंपल इतना कह दिया कि जनाब अगर वो ड्यू टाइम पर टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करता
तो नॉर्मल में या स्कीम में, तो दोनों में से कोई एक उससे शॉपकीपर ने करनी है। तो उन्होंने कहा जी पहले डिफ़ॉल्ट के ऊपर 10,000, दूसरे डिफ़ॉल्ट पे 25,000, तीसरे डिफ़ॉल्ट पे 50,000 सरचार्ज लगेगा, कि बल्कि पेनल्टी लगेगी, और इसमें हर एक में एक एक महीने का वक्फा होगा। तो बड़ा कंफ्यूजिंग सा ये सेक्शन है, सेक्शन की क्लास है, जिसके अंदर ऊपर सरचार्ज है, नीचे पेनल्टी है, मैकेनिज्म है कोई नहीं, रेट किससे नेक्सिस होने हैं, एक एक महीना कैसे काउंट होना है, क्या होना है, कुछ इल्म नहीं है। बड़े कैजुअल से मूड में उन्होंने इसको नाफिज कर दिया है जी। उसके ऊपर जो है, जो इसके आगे उन्होंने कहा कि जी ये जो लोग हैं ये इनको पीओएस और डिजिटल इनवॉइसिंग से इस्तिस्ना होगा जो शॉपकीपर स्कीमें करवाएंगे। फिर वही बात कि जो रिटेलर्स हैं और टीयर 1 रिटेलर्स नहीं हैं वो तो लायबल टू सेल टैक्स रजिस्टर्ड ही नहीं है, उनके लिए इसमें कोई ख़ास इस्तिस्ना नहीं है। हाँ, जो होल सेलर या डिस्ट्रीब्यूटर हो वो सेल टैक्स रजिस्टर्ड हो, सेल टैक्स के तकाजे पूरे करें, 20 करोड़ की लिमिट को एक्सीड वहाँ पे ना करें, और इनकम टैक्स में ये स्कीम ले लें, तो उनको पीयूएस डिजिटल इनवॉइसिंग से इस्तिस्ना होगा। लेकिन बड़ी सादा सी बात है कि ये जो इस्तिस्ना है ये इनकम टैक्स के सेक्शन भी नहीं, रूल्स में दिया गया है, और इसका कोई पैरेलल जो इसके ऊपर अमेंडमेंट एसआरओ में चीज़ों में सेल टैक्स में नहीं की गई। अब एफबीआर अपने पॉलिसी के तहत तो अपने लोगों को मना कर सकता है, कह सकता है, वो कहेगा, लेकिन अगर आप इसके लीगल बैकअप पे जाएं तो जब तक सेल टैक्स के रूल्स को, चीज़ों को इसके ऊपर अमेंड नहीं किया जाता, तो तब तक बहरहाल सेल टैक्स के लॉ इंडिपेंडेंट लॉ है, उसके एसआरओ इंडिपेंडेंट एसआरओ हैं, तो वहाँ पे इसको पैरेलल इस्तिस्ना देना बहुत ज़रूरी है। इनकम टैक्स में इस्तिस्ना दे के, जबकि इसको कोई सेविंग क्लास नहीं दी गई, जबकि इसको कोई चीज़ और अदरवाइज रेफर नहीं किया गया, यानी कि इसमें ये भी तारीफ नहीं दी गई कि पीओ से डिजिटल इनवॉइसिंग से मुराद क्या है, ये कौन सा सेक्शन का, मतलब सेल टैक्स एक्ट का हवाला ही दे देते कि जी सेल टैक्स एक्ट के फलां सेक्शन में जो लगा है वो फलां चीज़, तो वो भी कुछ ऐसा नहीं है। तो अब कॉमन मीनिंग, कॉमन फॉर्म के ऊपर ये है कि एफबीआर की पॉलिसी के मुताबिक तो आप कह सकते हैं कि जी इसके ऊपर वो जो है वो पीओएस नहीं लगेगा, ये डिजिटल इनवॉइसिंग नहीं होंगी। लेकिन बेहतर यही था, है भी, कि सेल टैक्स के मुतलका एसआरओज में या सेक्शंस में इसकी मुनासिब तरमीम की जाए, और अकॉर्डिंगली ऐसे जो मैंने मैन्युफैक्चरर्स कम रिटेलर्स की बात की, जो जैसा बेकरी की, मिठाई वाले की, इसके ऊपर पहले तो एफबीआर को वजाहत वाज़ेह करनी चाहिए एज अ पॉलिसी मैटर कि वो स्कीमें आएंगे कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे बेकरीज वालों के, मिठाई वालों के क्वीरीज भी आई कि जी हम तो कहीं और तो बेचते नहीं हैं, हमने तो जनरल पब्लिक को, एंड कंज्यूमर को बेचनी होती है, लेकिन साफ ज़रा कि हम बनाते खुद है, तो उस सूरत में हमें क्या करना चाहिए कि हम ये स्कीम ले सकते हैं। वैसे तो उनके लिए एसएमई के तौर पर रजिस्टर्ड अगर वो हों तो वहाँ पे 25 करोड़ रुपए का टर्नओवर है, वहाँ पे, यहाँ पे 1% टैक्स है, तो वहाँ पे 0.5% उनका टर्नओवर टैक्स है, और मज़ीद आप उसकी रेट देख सकते हैं, लेकिन यहाँ से कम टैक्स है। और दूसरा ये है कि बहरहाल वो जो हमारे कॉटेज इंडस्ट्री है वो तो बहुत थोड़ी सी लिमिट होती है 80 लाख तक वाली, तो 80 लाख से ज़्यादा अगर उनकी उससे होगी, सेल्स होंगी, तो वो वहाँ पे सेल टैक्स रजिस्टर्ड होंगे, चूँकि सेक्शन 14 सेल टैक्स एक्ट के तहत वो भी लाइबल टू रजिस्टर्ड है, और चूँकि वहाँ पे बतौर मैन्युफैक्चर उनको रजिस्टर्ड होना लाजिम है, तो उनको सिर्फ इस्तिस्ना मिल सकता है पीओएस और डिजिटल इनवॉइसिंग का। तो कंपेयर उन्होंने करना है कि यहाँ पे रजिस्टर्ड होके आपने डबल टैक्स देना है टर्नओवर में 1%, और वहाँ पे आपके पास रिड्यूस रेट मौजूद है। लेकिन इस्तिस्ना दो यहाँ पे है कि एक पीओएस और डिजिटल इनवॉइसिंग का, और एक जो है कंप्लाइंट टैक्स पेयर प्लेट वाला, कि जी आपकी दुकान में दाखिल ना हो, या आपने वहाँ पे कम टर्नओवर देना है और डिजिटल इनवॉइसिंग साथ अप्लाई करनी है और अपने बिजनेस को करना है। आप अपने केस को उसके अकॉर्डिंग कंपेयर कर सकते हैं जी। उन्होंने कहा कि जी जो दोस्त ये शॉपकीपर वाली स्कीम लेंगे वो उनकी इम्प्यूटेबल इनकम कहा जाता है, सेक्शन 2 के अंदर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में इसकी तारीफ मौजूद है कि इम्प्यूटेबल इनकम वो इनकम है जो अगर आपने जो टैक्स अदा किया है उसको नॉर्मल रेट पे रिवर्स किया जाए तो जिस इनकम पे वो टैक्स निकलता, तो वो इनकम आपकी इम्प्यूटेबल इनकम कहलाती है। तो इसके ऊपर अब हमने सिस्टम पे चेक किया कि जब आप ऊपर टर्नओवर देते हैं तो टैक्स भी वो खुद कैलकुलेट कर रहा है, और आपकी इम्प्यूटेबल इनकम भी वो अकॉर्डिंगली उसमें कैलकुलेट होगी, और कैलकुलेट होने के बाद उस इम्प्यूटेबल का उन्होंने कहा कि जी आप अपनी रिटर्न में अपने अखराजात या सासाजात के लिए उसको यूज़ करेंगे, कर सकते हैं। अच्छा, पहले भी अगर हम देखें तो सेक्शन 100D जो बिल्डर डेवलपर के लिए है,
या सेक्शन 7F वो भी इत्तफाकन बिल्डर डेवलपर के लिए ही है। तो वहाँ पे ये मैकेनिज्म मौजूद है कि एक आपके ऊपर मखसूस टैक्स आ गया, लेकिन कहा गया कि अगर आप इससे ज़्यादा अखराजात या इस सेट से कुछ चीज़ खरीदते हैं तो आप एक्सेस अमाउंट के ऊपर नॉर्मल का टैक्स दे के वो कर सकते हैं। तो इसके अंदर कुछ ऐसी ऑप्शन दी नहीं गई। तो मुमकिन है FBR का ख्याल यही है कि ये बिल्कुल वो लोग हैं कि जिन्होंने कुछ ज़्यादा साजा चीज़ें नहीं खरीदनी, या ये भी जहन में रखें कि अगर हम वो ख़रीदेंगे और हमारे वो रिकनसाइल हमारे वाइट सोर्स से नहीं हो पाएंगे तो वो एटलीस्ट इट्सल्फ भी वो नॉर्मल रेट पे हिट हो जाएंगे। बहरहाल इम्प्यूटेबल इनकम की हद तक आपके पास ऑप्शन है, लॉ ने आपको उसका रास्ता दिया है। आपकी एक्चुअल इनकम उससे कम या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन इफेक्ट आपको इम्प्यूटेबल इनकम का स्कीम में मिलेगा अपने वाइट सोर्स के लिए। जो एक अहम चीज़ इसके अंदर है वो कंप्लाइंट शॉपकीपर प्लेट है, और जो है उसके ऊपर यही है कि उन्होंने कहा कि जो बोनाफाइड जो शॉपकीपर है, यानी कि उनको हमसे 2 नंबरी ना की हो, मैनिपुलेशन ना की हो, और वो इस स्कीम को क्वालिफाई करते हों, और इन्होंने जो है इस स्कीम को अडॉप्ट किया हो, और FBR की वो कहते हैं जी हम स्पेसिफाइड QR कोड प्लेट देंगे, उसके ऊपर उस शॉपकीपर का नाम, NTN, एड्रेस, लोकेशन और पार्टिकुलर्स ऑफ ओनरशिप सारा कुछ प्ले होगा। तो उन्होंने कहा जी जिस दुकान के ऊपर ये प्लेट लगी होगी कोई FBR अफसर या एहलकार उस दुकान में टैक्स मैटर्स के लिए एंटर नहीं होगा। वो इसलिए भी उन्होंने कहा कि साज़र है को मुमकिन है वो मिठाई के ख़रीदने वैसे तो आ ही सकता है, लेकिन टैक्स मैटर टैक्स अमूर के लिए वहाँ पे वो दाखिल नहीं होगा। अच्छा, अब उसके अंदर 2-3 बड़ी मज़े की बातें हैं। हम शुरू में पढ़ के आए कि जी स्कीम सिर्फ 2026 के लिए ना, 2026 के लिए रिटर्न फाइलिंग समझ आती है, इम्प्यूटेबल इनकम समझ आती है, ऑडिट समझ आता है, लेकिन जो ये प्लेट लगनी है तो ये तो मैं टैक्स 2027 में बैठा हूँ, कब तक वो मेरी दुकान में दाखिल नहीं होगा? 1 साल या ता ज़िंदगी? मैंने एक दफ़ा स्कीम ले ली तो क्या वो ता ज़िंदगी मेरी दुकान में दाखिल नहीं होगा? रिटर्न मैंने फाइल की 26 की, स्कीम 26 की है, लेकिन इस्टर्न टैक्स से 2027 में वो कह रहे हैं कि अब आप POS भी ना लगवाओ, डिजिटल इनवाइसिंग भी ना लगाओ। तो मुझे पे कब तक ये मुझे छूट हासिल है कि मैं POS भी ना लगवाऊँ, डिजिटल इनवाइसिंग में ना लगवाऊँ? यानी कि स्कीम 2026 के लिए है, लेकिन जो आप बेनिफिट मुझे दिखा रहे हैं, दे रहे हैं, वो टैक्स 2027 में दिखा रहे हैं, और उसकी कोई एंड लिमिट भी कोई नहीं। यानी कि लॉ में नहीं लिखा कि ये साल तक, 2 साल तक, महीने तक, 6 महीने तक, ये कब तक है। तो वो बड़े ही, मैंने आगे पहले एक वर्ड यूज़ किया कि बड़े कैजुअल से माहौल में, बगैर किसी तारीफ के, बगैर इसको ज़रा केयरफुल प्रूफ रीडिंग किए, बगैर इसके ज़रा प्रॉस एंड कॉन देखे, बगैर इसके फैक्ट्स देखे, बगैर देखे कि ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, सेल टैक्स एक्ट की तारीफात से मुताबिकत रखती है कि नहीं, उनके रेट से मुताबिकत रखती है कि नहीं, तो ये स्कीम जारी की गई है। अब इसके अंदर जो कहा गया कि जी FBR एहलकार आपकी दुकान में दाखिल नहीं होंगे, तो भाई सेक्शन 38, 40B जो सेल टैक्स एक्ट के, वहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं लिखा गया, तो क्या रूल सेक्शन पे ओवरराइड कर जाएंगे? तो वो अपेरेंटली लॉफुली मुमकिन नहीं है। तो इसके ऊपर FBR को क्लैरिफिकेशन भी देनी चाहिए, और रेलिवेंट लॉज के अंदर प्रॉपर अमेंडमेंट करके वहाँ पे भी देनी चाहिए। और ये जो आपको जो प्लेट मिलनी है दुकान पे लगाने के, इस हवाले से POS डिजिटल इंटीग्रेशन के हवाले से भी वाज़ेह पॉलिसी आनी चाहिए कि टैक्स 2026 के रिटर्न के ऊपर मुझे कब तक के लिए छूट है, क्या है, कैसे है। तो ये बड़ी ही एक आप कह लें कि इसमें मज़े की बात मैं इसको कहूँगा कि रिटर्न 26 की है और फ़ायदे मुझे 27 में दिए जा रहे हैं, उनकी एंड लिमिट भी मौजूद कोई नहीं कि वो फ़ायदे कब तक है। तो बहरहाल देखते हैं कि जी FBR कब तक इसमें हौसला रखता है ये छूट देने का, क्योंकि हमने तो देखा है कि FBR अभी तक जो रिटेलर्स के जितनी भी स्कीम्स लेके आया है, जैसे मैंने बिल्कुल वीडियो की शुरू में आपसे गुजारिश की, तो कोई एक भी स्कीम ग्राउंड रियलिटी से मुताबिकत नहीं रखती थी, और यही वजह है उनके नाकाम होने की। ये स्कीम भी ग्राउंड रियलिटी से मुताबिकत नहीं रखती। 10 करोड़ तक मेरे पास मिनिमम इनकम टैक्स है ही नहीं, आप मुझसे 1% मांग रहे हैं। 153 की छूट आप मुझे ऑलरेडी दे चुके हैं, आप मुझे कह रहे मैंने आपको छूट दी, आप मुझे वहाँ पे मेरे पास तमाम एडजस्टेबल और रिफंडेबल्स हैं, आप कहते हैं कि स्कीम में आ जाओ मैं तुम्हें रिफंड नहीं दूंगा। मेरे पर वसीयत जो रिटेलर जिसका 20 करोड़ में जो टीयर 1 में नहीं आता, मेरे ऊपर ना सेल टैक्स एसोसिएशन लायबल है, ना POS लायबल है, ना डिजिटल इनवाइसिंग लायबल है। तो मेरे लिए क्या बेनिफिट है स्कीम में? ना मुझे यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट का कोई बेनिफिट है। जिस तरह VTC स्कीम आपको याद है आई होगी, आई थी 2015, 16, 17, 18 के लिए,
उस स्कीम वो कामयाब भी हुई थी। उस स्कीम में टैक्स भी आया था, क्योंकि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट को भी तहफ़्फ़ुज़ दिया गया था, 4 साल के ऑडिट को भी तहफ़्फ़ुज़ दिया गया था, वेल्थ स्टेटमेंट से भी इस्तिस्ना दिया गया था, और भी उसमें काफ़ी चीज़ें थी। अगर जिन दोस्तों को उन्होंने फ़ाइल की होंगी तो मेरी बात से उनको याद आ जाएगा। तो ऐसा कुछ इसके अंदर है नहीं कि एक आम शॉपकीपर क्या इंसेंटिव ले, मासा इसके कि जो आजकल महकमे का एक खौफ व हरास फैला हुआ है कि जी महकमे वाले मेरे दफ्तर आ जाएंगे, मेरी फैक्ट्री आ जाएंगे, या मेरे शॉप पे आ जाएंगे, तो उनकी हद तक मैं को जी मेरी प्लेट बाहर लग जाएगी तो वो एंटर नहीं होंगे। लेकिन रास्ता कानून में उन्होंने छोड़ा हुआ है कि जी अमूम में ऑडिट नहीं करेंगे, खसूस में कर सकते हैं। रास्ता छोड़ा हुआ है कि सेल टैक्स एक्ट में तो ऐसी ममानियत कोई एक भी एसआरओ सेक्शन में नहीं आई, इसको कहीं पे भी वहाँ पे कंपेयर करके टैली नहीं किया गया। तो कल को जब सेल टैक्स एक्ट का नोटिस लेके आ जाएंगे तो आप इनकम टैक्स के एसआरओ के तहत उनको कैसे मना करेंगे? वो पॉलिसी के तहत तो बना हो जाए लॉफुल उनको मना करना आपके लिए मुमकिन नहीं होगा। तो ये सारे अमूर इसमें उम्मीद है कि एफबीआर इसको देखेगा और इसके ऊपर कुछ वाज़े वजाहत पॉलिसी अमेंडमेंट्स करेगा। अच्छा जी, हम इसके ऊपर कुछ चीज़ें और ऐसी कर लेते हैं जो इस स्कीम से रेलिवेंट हैं, तो ताकि कुछ इसके कंसेप्ट हमारे इसके ऊपर और अच्छे हो जाए। एक तो ये है कि हमने ये मुशाहिदा किया कि एनटीएन अगर आपके एक से ज़ायद कारोबार हैं तो सिस्टम आपको ये स्कीम नहीं लेने देता। वो इसीलिए है कि वो कहता है कि जी एक उस शॉपकीपर के लिए जो इंडिविजुअल हो और एक शॉप का के ऊपर बिजनेस कर रहा हो उसके लिए, अगर आपकी दो से ज़्यादा शॉप्स हैं तो टेक्निकली आप टीयर 2 रिटेलर बन जाएंगे, तो वो है। अगर आपकी दो से ज़्यादा शॉप्स एक से ज़्यादा शॉप नहीं है तो अजाफी बिजनेस को अपने पहले प्रोफाइल में से डिलीट करें तो फिर उसके बाद आप अकॉर्डिंगली जो है वो उसको जो है ना स्कीम के लिए एलिजिबल होंगे और करेंगे। दूसरी बात जी, इसके ऊपर जो गुजारिश है कि इस एसआरओ के लिए ना इसके लिए कुछ तारीफ़ात मुतय्यन की जाए। अब ऊपर आप देखें तो वर्ड शॉपकीपर है, आप अंदर पढ़ें तो वर्ड रिटेलर है, आप ऊपर पढ़ें तो वर्ड सरचार्ज है, आप अंदर पढ़ें तो वर्ड पेनल्टी है। आपने इस पूरे एसआरओ को किसी एक जगह भी तफज़ ने दिया कि एक लफ्ज़ का भी मायना क्या लिया जाएगा, यानी कि आपने मल्टीपल इसके अंदर टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज यूज़ की, लेकिन उन टर्मिनोलॉजीज़ का आपने कोई भी तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया लाफुल कि वो कहाँ पे किस तरह यूज़ किया जाएगा। तो उसके ऊपर इसको दुरुस्त करना मेरी हम्बल सबमिशन में लाजिम है। उसके बाद ये है कि जी जो अदर सोर्स ऑफ इनकम है उसका टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा। मैंने आपको बताया कि हमने बतौर एक्सपीरियंस इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए हमने कोशिश की एक रिटर्न बनाने की, तो उसमें उसने अदर सोर्स ऑफ इनकम को सिस्टम शो कर रहा है लेकिन उसको ब्लॉक किया हुआ है। अब अगर तो इससे मुराद ये है कि जी मेरा अगर कोई 151 की विद होल्डिंग होगी, मेरी कोई रेंट की विद होल्डिंग होगी तो वो टैक्स आएगा, तो फिर उसकी वजाहत होनी चाहिए। अदरवाइज़ मैंने मुमकिन है वहाँ पे शेयर एओपी डालना हो, मुमकिन है शॉप से मेरी बिज़नेस एक हो और ये ज़्यादा हो, 51% मेरे ही साथ कोई मैन्युफैक्चरिंग भी हो और उसकी बिज़नेस को मैंने इनकम को डालो। जब ला ने खुद कहा कि आप जो है मेनली इनकम इसकी शॉप की और आप ये ले सकते हैं, तो मेरी दीगर इनकम अगर किसी बिज़नेस से आ रही है तो आप उसको किस बुनियाद पर रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं? तो इसकी या तो वजाहत करें कि उसकी कोई दीगर बिजनेस इनकम हो ही ना और सिर्फ किस किस हेड की इनकम हो, या तो उसकी वजाहत करें। और अगर उसकी वजाहत मौजूद नहीं है तो फिर मुझे मेरी दीगर इनकम की हद तक उसको सिस्टम पे ऑप्शन ओपन करें, उसके टैक्स कैलकुलेशन उसके मैकेनिज्म को वाजे करें, जो कि इस टाइम मेरी हमल सबमिशन में रिटर्न के ऊपर नहीं है। उसके बाद जी इसमें अगर आप रिटर्न जो इन्होंने अपना नेक्स्ट साथ दिया है उसमें अगर आप देखें तो सिर्फ एसेट साइड है, उसमें लायबिलिटी की साइड नहीं है। रिटर्न में वैसे भी देखेंगे, थोड़ा सा आपसे मैं डिस्कस करूंगा, तो उसमें लायबिलिटी की साइड नहीं है। लेकिन जब हमने ऑनलाइन रिटर्न खोल के देखी तो उसमें एसेट भी नहीं आ रहे, जो वेल्थ स्टेटमेंट आ रही है वो बहुत ही मामूली सी, और यानी कि उसके अंदर भी पूरे मुकम्मल पार्टिकुलर नहीं आ रहे। जो मेरी हम्बल सबमिशन में इस तरह का एक्सपीरियंस एफबीआर पहले भी कर चुका है कि सैलरी के रिटर्न उन्होंने लदा दी थी, उसके अंदर वेल्थ स्टेटमेंट को शार्ट करके सिर्फ रिकॉन्सिलेशन के लिए महदूद कर दिया था, तो खुद टैक्स पेयर को और ऑफिसर को बाद में पता नहीं चलता कि वो इसके पास कितने डिक्लेयर्ड एसेट्स हैं कि नहीं हैं, और वो उल्टा उसके अंदर जो है ना कह लें कि कम्प्लिकेशंस बढ़ गई थी। तो इसके अंदर भी मेरी हम्बल सबमिशन है कि आप वेल्थ स्टेटमेंट अगर मुकम्मल रहने दें, क्योंकि एक बंदे के मल्टीपल नेचर के एसेट्स हैं, होंगे, हो सकते हैं, कल को उसने को सेल करनी है, प्रॉपर्टी कैपिटल गेन आना है, तो वो यहाँ पे कहाँ पे फीड होना है, और अगर वो उसके कैपिटल गेन की वजह से मुझे स्कीम से आउट होना तो मुझे आज बताया जाए।
तो वो चीज़ों को वजाहत की जाए और चीज़ों को उस वजाहत से लेके चला जाए। अपेरेंटली तो ये लगता है कि शायद FBR ने सिर्फ IMF को दिखाने के लिए ऐसी शराइत पे इसको डिज़ाइन कर दिया कि ना को बंदा ये ना ले सके, और हम FBR को दिखा दें कि जनाब देखें जी, हमने आपके कहने पे बहुत बड़ा सेक्टर है, 70-80 अरब रुपया हमने यहाँ से इकट्ठा कर लेना है और बजट मेयर हमारा पूरा हो जाएगा। तो वो दिखाने के लिए एक 2 सफ़ों की बड़ी कैजुअल सी, यानी कि जिसके ऊपर मैं नहीं समझता कि इस लेवल की स्कीम के लिए इतनी पुअर ड्राफ्टिंग और इतना पुअर कंसेप्ट लेके ये चले हैं, तो वो मैं नहीं समझता कि उस पर कोई मुनासिब चीज़ है। क्योंकि उसके अंदर अब आपके जो एसेट्स हैं, उसके अंदर जो लोन है, जो आपके डेटर्स हैं, जो आपका कैपिटल है, चीज़ें सारी वो कहीं पे भी उसके लिए प्रॉपर ऑप्शंस मौजूद नहीं है। जब जो कोई इस खला को शार्ट करने के चक्कर में हम उसको ज़्यादा ख़राब कर रहे हैं, क्योंकि वो चीज़ें जो कल को टैक्स पेयर को भी वजाहत होती है कि मेरा क्या इन्वेस्टमेंट्स हैं, क्या एसेट्स हैं, क्या लाइबिलिटीज़ हैं, वो उसकी बजाय वो ज़्यादा प्रॉब्लम में आ गया है या आएगा कल को, सिर्फ इस वजह से कि वहाँ पे पार्टिकुलर्स पूरे डिक्लेयर नहीं हैं। दूसरी बात, मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखूँगा, अहम हैं, इनको इस वीडियो के कंसेप्ट से भी लिंक कर लीजिए और अदरवाइज़ भी आपको फ़ायदा देंगी। मैंने गुजारिश की कि होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर जो है उसने पहले रुपये से सेल टैक्स में जो है ना सेल टैक्स एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होना है। सेक्शन 14(1) है सेल टैक्स एक्ट का, उसका सब सेक्शन है ई। तमाम होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर्स उन्होंने सेल टैक्स रजिस्टर्ड होना है। अच्छा, बात यहाँ तक तो ठीक है। मैं जो असल बात आपको कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर आप होलसेलर की तारीफ सेक्शन 2 के अंदर आप पढ़ें और उसके अंदर आप देखें तो उन्होंने कहा है कि वो शख्स, वहाँ पे एनी पर्सन का वर्ड है, वो शख्स जिसकी सेल पे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत टैक्स विदहेल्ड हो गया, 153(1)(a) के तहत टैक्स विदहेल्ड हो गया, तो उसको भी उन्होंने कहा कि वो होलसेलर की तारीफ में है। अब ऐसे रिटेलर्स, ऐसे ट्रेडर्स और ऐसे वो जिनके जो 153 जिनकी सेल पे आपने किसी फैक्ट्री को सेल की, को बंदा आया उसने कहा जी मुझे बिल आपका मुकम्मल चाहिए, हम आपको टैक्स काट के पेमेंट करेंगे, जिसके ऊपर 153(1)(a) का टैक्स विदहेल्ड हो गया, तो सेल टैक्स एक्ट की होलसेलर की तारीफ के तहत सेक्शन 2 का सब सेक्शन 47 है सेल टैक्स एक्ट का, पढ़ सकते हैं। उसके बिल्कुल एंड वाली लाइनें जो हैं 4 वह पढ़िएगा, तो वो शख्स होलसेलर तसव्वर होगा। तो जब होलसेलर तसव्वर होगा तो उसको सेक्शन 14 के तहत सेल टैक्स रजिस्टर्ड भी करवाना है और बाकी अकॉर्डिंगली बेनिफिट्स और डिसएडवांटेज सारे मैंने स्कीम के पहले बयान कर दिए। लेकिन वो मेरा कहने का मकसद ये है कि वो लायबल टू रजिस्टर्ड हो जाएगा। इसलिए आप अपने जो आपके शॉपकीपर्स क्लाइंट्स हैं, अगर आप खुद शॉपकीपर हैं तो इस बात को इंश्योर करें कि आपकी सेल पे कोई विदहोल्डिंग इनकम टैक्स की 153(1)(a) की नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज़ आप इस कैटेगरी से निकल के, यानी कि अगर शॉपकीपर रिटेलर की कैटेगरी से निकल के होलसेलर की कैटेगरी में चले जाएंगे सेल टैक्स एक्ट के तहत, और उसके ऊपर आपका जो टैक्स है वो काबिल अदा, वो उसके ऊपर आपकी जो सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन है वो आपके ऊपर लाजिम हो जाएगी। उसके बाद जो गुजारिश है जी कि मैं इसमें गुजारिश एक आधी और करना चाहूँगा आपसे। जो इसके अंदर रिटेलर की तारीफ है वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में कहीं पे भी नहीं दी गई। सेल टैक्स के अंदर रिटेलर की तारीफ मौजूद है कि सेक्शन 2 का 28 है, रिटेलर मीन्स अ पर्सन सप्लाइंग गुड्स टू जनरल पब्लिक फॉर द पर्पस ऑफ कंजम्पशन, यानी कि जनरल पब्लिक को सेल करे और पर्पस ऑफ कंजम्पशन हो तो वो शख्स रिटेलर होगा। यहाँ पे वर्ड शॉपकीपर हुआ है। अब शॉपकीपर के अंदर अगर इसकी तारीफ को हम देखें तो अगर इसको साथ अपने साथ वो ताज़ा दो स्कीम को भी जहन में लेके आएँ तो 2-3 तरह के लोग शॉपकीपर में नहीं आएंगे। वो शख्स जो फेरी लगा के चल फिर के चीज़ें फ़रोख्त करते हैं वो इसमें नहीं आएंगे। ताजा दो स्कीम में ये भी कहा गया था कि अगर कोई शख्स है कि जी वो रोज़ एक ही जगह पे आके अपनी रेडी लगाता है या एक ही जगह पे आके वो अपनी दुकान सजाता है, चाहे उसका फिक्स स्ट्रक्चर नहीं भी बना हुआ, तो उसको ताजा दो स्कीम में शामिल किया गया था। तो यहाँ पे शॉपकीपर से मुराद ये है कि वो शख्स जिसकी प्रॉपर दुकान होगी, चीज़ होगी, इसमें फेरी वाले वो नहीं आएंगे। इसके अंदर जो दूसरी है वो 2 तरह से मैं इसको एलेबोरेट करता हूँ कि जो ऑनलाइन सेल वाले लोग हैं। अब एक तो वो है जिनकी शॉपकीपर के तौर पे दुकान रिटेल आउटलेट नहीं है, वो लोग इसमें नहीं आएंगे। वो अपने गोदाम से डायरेक्ट ऑनलाइन सेल कर रहे हैं तो इसमें नहीं आएंगे। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में सेक्शन 6A
उनके लिए अलहदा से है। और उसके अंदर आपको पता है कि सेक्शन 153 का उनका टैक्स कटता है, जो जिनके प्लेटफॉर्म के जरिए वो अपनी सेल्स करते हैं। और वो डिजिटल मीन से आए तो 1% है, को कैश से पेमेंट आए तो 2% है। और उस टैक्स को उन्होंने सेक्शन 6A रीड विद सेक्शन 8 उसको वहाँ पे फाइनल टैक्स अलहदा करार दिया है और अलहदा सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम बन जाता है, वो अलहदा है। अब जो लोग अपनी शॉप से एंड कंज्यूमर सेल भी कर रहे हैं और अपनी शॉप से ऑनलाइन सेल भी कर रहे हैं, उसके ऊपर अब इस्लाम में कोई वजाहत नहीं, क्योंकि उनका जो टैक्स है वो तो पहले फाइनल का कट गया जो 1% या 2% है। तो जो मेरे पास जो इधर एडजस्टमेंट आनी है वो कैसे आएगी? क्या मैं फाइनल का जो टैक्स है उसकी एडजस्टमेंट ले पाऊंगा कि नहीं ले पाऊंगा? तो इस सिचुएशन को इस पूरे स्नैरियो में कैटर नहीं किया गया, उसके अंदर नहीं लेके आए। तो इसके ऊपर भी एफबीआर को चाहिए कि वाज़ेह पॉलिसी बताए कि क्या वो लोग जो रिटेल एंड कंज्यूमर सेल भी कर रहे हैं और वहाँ से बैठ के वो कोई ना कोई ऑनलाइन सप्लाई थ्रू वेबसाइट या थ्रू कर देते हैं, तो उनका जो टैक्स विदहेल्ड होगा 1-2% वो किस कैटेगरी में आएगा और वो टर्नओवर इस टर्नओवर में शामिल होगा कि नहीं? क्योंकि वो तो वैसे ही वो वाला टर्नओवर सेक्शन 6A के तहत अलहदा से फाइनल टैक्स के अंदर लाइबल टू टैक्स है और उसकी अलहदा से जो फाइनल के हमारे मैकेनिज्म है उसके तहत उसका सारा कुछ होना है। दूसरी बात, एक चीज़ जरूर ध्यान में रख लीजिएगा, स्पेशली जो होलसेलर्स हैं और डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो एंड कंज्यूमर को माल नहीं बेच रहे, इस स्कीम पूरी के अंदर आपको कहीं पे भी 236G या 236H का कोई इस्तिस्ना नहीं दिया गया। जहाँ पे आप सेल्स करेंगे वहाँ पे आपने 236G या H अकॉर्डिंग टू लॉ कलेक्ट करना है, डिपॉजिट कराना है, वो नहीं है। हाँ, अगर आप एंड कंज्यूमर को सेल करते हैं तो उस पर 236G और H नहीं लगता, तो इसको भी आप ज़रूर कर लीजिएगा। एक बहुत अहम बात, आप इतनी बड़ी स्कीम लेके आए हैं, इतनी बड़ी स्कीम लेके आए हैं, मेरे एफबीआर का दोस्त मेरे मुखातिब है, आप इतनी बड़ी स्कीम लेके आए हैं तो भाई अपनी प्रिंसिपल एक्टिविटी में कुछ शॉपकीपर का वर्ड ही ऐड कर दें। आपने शॉपकीपर के लिए स्कीम लाई जिसके ऊपर आप 70-80 अरब रुपये 100 अरब रुपये का रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो भैया आप अपनी प्रिंसिपल एक्टिविटी में शॉपकीपर का वर्ड ऐड कर दें। मुझे पता हो कि मैं बतौर शॉपकीपर अपना एनटीएन बनाऊं और आपको भी पता हो कि इससे शॉपकीपर की प्रिंसिपल एक्टिविटी ली या नेम, चाहे इसका एबीसी एंटरप्राइजेज है, तो इसने स्कीम के साथ आज कल फ्यूचर में लिंक होना है, तो अपनी प्रिंसिपल एक्टिविटीज़ को चेंज करें। और वहाँ पे इतनी जो हमारी IRS के ऊपर मुज़िका खेज़ बात है, ये सन 2014 से लेकर जब से IRS बना है और आज 12 साल हो गए हैं, 12 बार्स भी इसके ऊपर लेटर लिख चुकी हैं। मुझे खुद भी वहाँ पे FBI हेडक्वार्टर जाके फिज़िकल भी इसको एक्सप्लेन करने का मौका मिला है कि भाई आपने जो वहाँ पे रिटेलर की प्रिंसिपल एक्टिविटी है वो वाज़े तौर पे दी नहीं हुई। हम रिटेलर लिखते हैं तो मोटरसाइकिल उसके अंदर ऑटो से आ जाता है। जितनी भी हम रिटेलर की कैटेगरीज चेंज करते हैं, कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे वो कह ले कि ज़बरदस्ती, पता नहीं जिस शख्स ने IRS डिज़ाइन किया तो उसको मोटरसाइकिल वालों से को प्यार था कि हर कैटेगरी रिटेलर के अंदर मोटरसाइकिल का वर्ड शामिल है। बड़े मुश्किल ढूंढ उठा के शायद एक आधी को नॉन स्पेशलिस्ट स्टोर की एक मिलती है कैटेगरी। तो भाई आप इतनी बड़ी स्कीम लेके आ रहे हैं तो प्रिंसिपल एक्टिविटी को भी थोड़ा रीडिज़ाइन कर ले। अपने IRS पोर्टल के अंदर जब हमने बाकी सारी चीज़ें की हैं तो वहाँ पे वर्ड शॉपकीपर ले आएँ, शॉपकीपर की वहाँ पे कैटेगरीज बना लें। मैं रूटीन में भी रिटर्न फाइल करूँ, मैं नॉर्मल रिटर्न भी फाइल करूँ, लेकिन अगर मैं शॉपकीपर हूँ तो मुझे रिपोर्ट करना चाहिए FBR का मैं शॉपकीपर हूँ। और अपनी जो आपकी प्रिंसिपल एक्टिविटीज़ हैं, मैं जर्नल भी, अगर कोई FBR का दोस्त मेरी ये बात सुन रहा है तो वहाँ पर आप अपनी फ़िक्स ज़रूर लिखें कि आपने मुझे कहा जी आप मैन्युफैक्चरर हो, मैन्युफैक्चर मैंने कर दिया, लेकिन आगे एक कॉलम में मुझे अपनी नेचर ऑफ बिजनेस आप टाइप करने की भी ऑप्शन दें। मैं आपको कैटेगरली बता दूं कि भाई मैं मैन्युफैक्चर तो हूं लेकिन मैं ये चीज़ करता हूं। और कल को जब कभी आप मेरे पास विजिट करें, मेरा सेक्टोरियल प्रोफाइल बनाए, आप मेरे कोई ऑडिट करें, तो मेरी वो अपनी दी हुई चीज़ मेरे लिए भी मददगार हो और आपके लिए भी आसानी हो कि हाँ भाई इस बंदे ने कुछ चीज़ हमसे कंसील नहीं की थी, तो इसको हमने बड़े जो अकॉर्डिंग टू लॉ लेके चलना है और उसके जो है खुद जो चीज़ बताई है उसके मुताबिक लेके चलना है। तो इसको इस हवाले से आपने देखना है। ये मैंने कोशिश की कि इसको बड़ी मैक्सिमम वजाहत के साथ जो इसके नफ़ा नुकसान है, जो फ़ायदे हैं, जो इबहाम हैं, जो चीज़ें वो मैंने आपके सामने बयान कर दी हैं। अब जो इसकी रिटर्न है वो इसके साथ अपेंडिक्स अनेक्स्चर, इसको चाहे आई पढ़ लें या 1 पढ़ लें, उसके अंदर उन्होंने वो दी है। बड़ी ही मुख्तसर सी रिटर्न है। अभी जो हम देख रहे थे तो मैंने आपको बताया कि बिजनेस एक्सपेंस का कॉलम ऑनलाइन पे अवेलेबल नहीं है, जो कि लॉ में मौजूद है, तो फिर वो ऑनलाइन पे होना चाहिए।
क्योंकि वहाँ पे वो सीधा सीधा सेल माइनस परचेज कर रहा है, एक्सपेंस का इफेक्ट नहीं दे रहा, जो कि इलीगल है, गलत है। और उसके बाद नेट प्रॉफिट जो इम्प्यूटेबल है उसको भी एक दफ़ा रिटर्न पे वजाहत से आना चाहिए, और फिर वो मेरी वेल्थ में जाना चाहिए। और अदर सोर्स ऑफ इनकम जब ला ने मुझे ऑप्शन दी है तो मुझे उसका प्रॉपर वहाँ पे कॉलम मिलना चाहिए, फीडिंग मिलनी चाहिए, मेरा कैपिटल गेन हो सकता है, प्रॉफिट एंड डेट हो सकता है, शेयर एओपी हो सकता है, मेरे मल्टीपल नेचर के हो सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं स्कीम में आऊँ तो मुझे आपको वहाँ पे जो लॉ ने ऑप्शन दिए तो वो देनी चाहिए। और जो मेरे ऑलरेडी विद होल्डिंग टैक्सेस विदहेल्ड हुए हैं 6A में ऑनलाइन रिटेल की सूरत में फ़ाइनल की, उसकी वजाहत करें कि मैंने कहाँ कैसे उसकी फीडिंग करनी है, उसको सेपरेट ब्लॉक लेना है, या उसकी इनकम को मैंने जो हमारा ऑलरेडी इम्प्यूटेबल का तस्वर है सेक्शन 1114A के नीचे एक प्रोवाइजो है उसके नीचे लेके उसके तहत लेके जाना है, ये स्कीम में उसको कैसे मर्ज होना है, मुझे उसकी वजाहत करें। 153(1)A में अगर मेरा कोई टैक्स विदहेल्ड हुआ है तो वो मेरे लिए क्यों एडजस्टेबल नहीं, मेरे सारे टर्नओवर के लिए, जैसे कि 100D के अंदर एसएमई के लिए एडजस्टेबल है तो मुझे उसकी एडजस्टमेंट दी जानी चाहिए। लेकिन जब तक लॉ वजाहत नहीं देगा तो वो हो नहीं पाएगी। तो बाकी जो टैक्स पेड है उसकी वो जो विद रिटर्न बाकी चीज़ें उसके अकॉर्डिंग है। दूसरा जो इसमें इशू है वो एसेट्स वाला है कि आपने जो बैलेंस शीट दी है वो सिर्फ एसेट साइड दी है, अगर आपने बैलेंस शीट देनी है तो उसको एसेट लायबिलिटी दोनों देनी चाहिए थी। फिल वक्त तो जब दे चुके हैं उसको हम लेके चलेंगे। तो इस वीडियो में मैंने अपने भाइयों से कोशिश की है कि जो स्मॉल शॉपकीपर्स की स्कीम आई है एफबीआर, इसके ऊपर इसमें बहुत फोकस है, मल्टीपल बार्स के अंदर इसके लेक्चर्स हो रहे हैं। तो मैंने कहा कि मैं मैक्सिमम वो चीज़ें जो बतौर टैक्स कंसल्टेंट आपको जानना लाजिम है, बतौर शॉपकीपर आपको जानना लाजिम है, और एफबीआर के दोस्तों को भी मैंने कोशिश की इसमें मुखातिब करूँ को जो इसके अंदर कमी कोताहियाँ इबहाम है वो उसको दूर कर सकें। तो ताकि हम जितना वाज़े कानून बनाएंगे बतौर टैक्स पेयर और टैक्स कंसल्टेंट हमें आसानी होगी एफबीआर को टैक्स अदा करने की। मैं आपका भाई मोहम्मद एहसन विर्क एडवोकेट, मेरा फ़ोन नंबर है 0300-428-1343। मैं भाई कॉल अटेंड नहीं कर पाऊँगा, लेकिन आप अगर मुझे व्हाट्सएप पे वॉइस नोट करेंगे अपनी कोई भी क्वेरी तो अपनी बसात के मुताबिक उसका जवाब देने की ज़रूर कोशिश करूँगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।